और मैं आपको आगे कह रहा हूँ कि ये 450,000 पे भी जा सकता है अगले कुछ सालों। आप कहेंगे ये तो 10 टाइम्स है, 11 टाइम्स है, ऐसे थोड़ी होता है। पाकिस्तान में तो बूम बस साइकिल है, इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हो रहे। तो मैं आपको 2 चार्ट दिखाता हूँ कि ऐसा पहले भी हुआ है। इसी सिचुएशन में, इसी टाइप ऑफ इकोनॉमी में एक बार नहीं 2 बार हुआ। इस बार भी 12x रिटर्न्स आ गए, और ये दोनों चीज़ें ऐसी हुई जिसके अंदर कोई सस्टेनेबल रिफॉर्म्स नहीं हुए। इकोनॉमिक ग्रोथ की जो परसेंटेज थी वो कोई सस्टेनेबली परफेक्ट लेवल पे नहीं चली गई। करंट अकाउंट डेफिसिट के मसले भी रहे, ऑयल पे डिपेंडेंस भी रही, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी ऐसे हो जाता है। अगर मैं आपको ऐसी चीज़ें शो करूं कि आगे रिजर्व्स अगर अच्छे रहते हैं तो हमारे पी रेशो 12, 13, 14 तक जा सकते हैं, पहले भी गए हुए हैं। और मेरी रिसर्च बताती है कि जो पाकिस्तान के स्टेट बैंक के रिजर्व्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि वो जो लोग कहते हैं ना कि टॉप पे एग्जिट करना है, तो टॉप पे एग्जिट करने का सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है। आप इसको अगर सही तरीके से थोड़ा फॉलो कर लेंगे, वो जो बस्ट साइकिल होता है उससे भी बच सकते हैं। और मेरी एनालिसिस कहती है कि आज हम 180,000 पे हैं, हम अगले कुछ सालों में 400,000 भी क्रॉस कर सकते हैं, 450,000 तक भी जा सकते हैं। मेरी एनालिसिस कहती है कि ऑयल प्राइसेस इज जस्ट अ टाइमिंग थिंग, हो सकता है 3-4 महीने और हाई रहें। तो चलें अब इसको आपके प्लान में कन्वर्ट करते हैं। I would love to invite my partner, my brother, the founder of ARN Financials, और वो इंसान जिसकी वजह से आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, अब्दुल रहमान नजम। Thank you everyone. लर्निंग हो रही है और मज़ा भी आ रहा है। चलें अभी और इम्पोर्टेंट बातें करते हैं। 180,000 पाथवे फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। पिछले 2-3 महीने मैंने इस चीज़ पे काफ़ी जो है ना रिसर्च किया। आप लोग ज़रा हैंड रेस करके बताएं। मेरे ख्याल से 27 मार्च जब हमने एक वीडियो बनाई थी ऑयल शॉक यूट्यूब पे, वो किस किस ने देखी है? और फिर एक्शन किस किस ने लिया? काफ़ी आते हैं। काफ़ी लोगों ने एक्शन भी ले लिया, तो फिर प्रॉफिट तो हुआ होगा। अभी लॉस में? अच्छा लॉस, अच्छा उस टाइम पे हुआ था और वो रिकवर हो गया, सही है। तो चलें आगे की बात करते हैं। उसी तरह की रिसर्च जो आउटलुक मैं देख रहा हूँ अगले कुछ सालों में, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और मेरी एनालिसिस कहती है कि आज हम 180,000 पे हैं, हम अगले कुछ सालों में 400,000 भी क्रॉस कर सकते हैं, 450,000 तक भी जा सकते हैं। और इसमें अगर आप कन्विक्शन बिल्ड करते हैं और एक्शन लेते हैं तो एक अच्छा स्टेप हो सकता है जो आपका अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल होगा उसको अचीव करने में। तो मैं अपनी इनसाइट्स शेयर करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, दिस इज़ माय ओन रिसर्च। मैं इसमें बिलीव करता हूँ आगे के इवेंट्स जो हैं इसको चेंज भी कर सकते हैं। वैसे ही आपको पता है आजकल मार्केट में हेटर्स बहुत आए हुए हैं और जलन जो है ना वो काफ़ी टॉप लेवल पे गई हुई है, तो डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है। पहली कोई भी चीज़ आपसे आगे कोई बताता है ना कि मेरे हिसाब से मेरी ये एनालिसिस है, तो आप कहते हैं ये पहले भी हुआ है कभी? अगर पहले हुआ हो 2-3 दफ़ा तो आप कहते हो कि हाँ ऐसी अनहोनी बात तो कोई नहीं कर रहा है, ये हो सकता है ठीक कह रहा हो। तो हम लोगों ने 2023 में 40,000 का इंडेक्स जो है ना वो स्टार्ट किया था वहाँ से। आज हम 180,000 पे पहुँच गए हैं और मैं आपको आगे कह रहा हूँ कि ये 450,000 पे भी जा सकता है अगले कुछ सालों। आप कहेंगे ये तो 10 टाइम्स है, 11 टाइम्स है, ऐसे थोड़ी होता है। पाकिस्तान में तो बूम बस साइकिल है, इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हो रहे। तो मैं आपको 2 चार्ट दिखाता हूँ कि ऐसा पहले भी हुआ है। इसी सिचुएशन में, इसी टाइप ऑफ इकोनॉमी में एक बार नहीं 2 बार हुआ। हम असल में एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारी कंपनी 100 रुपये कमा रही होती है, उसकी प्राइस चल रही होती है कोई 350-400 रुपये। इतनी सस्ती हो जाती हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको 4P रेशो कहते हैं कि एक दुकान लाख का रेंट आ रहा है साल का और दुकानदार कह रहे हैं कि ये दुकान जो है ना इसमें मुझे डर लगता है, ये नीचे जाती जा रही है पिछले 1-2 सालों से, तो आप मुझसे 4 लाख में ख़रीद लो। ज़ाहिर है उस वक्त सूरत हाल भी ऐसी होती है, चीज़ें भी ऐसी आ रही होती हैं, तो लोग जो है वो नहीं इन्वेस्ट करते, इसी वजह से प्राइस नीचे आती है।
लेकिन फिर बेहतरी आती है, चीज़ें चेंज होती हैं, और वो दुकान आहिस्ता आहिस्ता उसका जो रेंट होता है वो भी 7-8 सालों में 1 लाख से 2.5 लाख पे पहुंच जाता है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन होती है, ग्रोथ होती है। और अच्छे एनवायरनमेंट को देखते हुए बायर्स जो हैं उसको 25 लाख 30 लाख में खरीदने लग जाते हैं, कभी 35 लाख में भी खरीदने लग जाते हैं, 2.5 लाख का जो रेंट आ रहा हो। तो वो 4 लाख वाली दुकान 9x 10x हो जाती है। ये पूरी जर्नी पाकिस्तान में होती है। 1999 में भी वैसी सूरत हाल थी जो 2023 में थी। हमारा इंडेक्स ना 900 के करीब आ गया था, मेरे ख्याल से उस वक्त भी 3-3.5 पी रेशो चल रहा था। फिर रिकवरी आई, सारी चीज़ें हुई, और पी रेशो जो है 14 तक चला गया था, जो 4 पे था, और हम 1000 से तकरीबन 15,000 तक चले गए। 15x रिटर्न्स। उस वक्त लोग कहते थे ना बाहर से बहुत पैसे आते हैं, अफगान वॉर में बाहर से पैसे आए हैं, तो एक दफ़ा वाली बात थी, अब नहीं होगा फिर से। तो ये चीज़ एक दफ़ा फिर से हुई, सेम स्टोरी। 2009 के अंदर फिर रिजल्ट्स थोड़े से कम हो गए, नई पॉलिटिकल पार्टी आई, इलेक्शन हुए थे थोड़े टाइम पहले, तो IMF प्रोग्राम निगोशिएट हो रहा था, उस वक्त ऑयल भी शायद थोड़ा महंगा था, तो इंडेक्स जो है कोई 4,500 पे था। फिर से सेम चीज़ रिपीट हुई, 100 रुपये रेंट वाली दुकान 400 की हो गई, वो बढ़ते उसका रेंट भी बढ़ा, उसका जो मल्टीपल था वो भी बढ़ा, और हम फिर से 53-55,000 पे पहुँच गए। इस बार भी 12x रिटर्न्स आ गए, और ये दोनों चीज़ें ऐसी हुई जिसके अंदर कोई सस्टेनेबल रिफॉर्म्स नहीं हुए, इकोनॉमिक ग्रोथ की जो परसेंटेज थी वो कोई सस्टेनेबली परफेक्ट लेवल पे नहीं चली गई, करंट अकाउंट डेफिसिट के मसले भी रहे, ऑयल पे डिपेंडेंस भी रही, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी ऐसे हो जाता है क्योंकि मिस वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। और एक मिस वैल्यूएशन ठीक होती है और एक नेचुरल कंपनी की ग्रोथ हो रही होती है। इंडेक्स के नंबर्स हैं तो इंडेक्स के अंदर बहुत सारी कंपनीज होती हैं, सारी बराबर ग्रो नहीं करती लेकिन एवरेज ग्रो करती है, तो इस वजह से ये सब होता है। तो इसी चीज़ को अगर हम देखें तो एक दफ़ा फिर से अगर होगा तो कुछ मेरे हिसाब से ऐसा बनता है। आज हम जब 180,000 पे हैं, हमारा पी रेशो 7.58 की रेंज में है, तो आप सब जो है ना अपने मोबाइल में कैलकुलेटर निकालें, और मैं आपको सेम जो दुकान वाली कैलकुलेशन है ना वो बताता हूँ कैसे करते हैं। तो आपने क्या करना है, 180,000 डिवाइडेड बाय हम 8 कर लेते हैं, 8 पी रेशो। क्या नंबर आ रहा है अगर कोई बताना चाहे? हाँ बिल्कुल, तो ये क्या है, नंबर क्या बता रहा है? शेयर प्राइस नहीं, इंडेक्स डिवाइडेड बाय पी रेशो है, नहीं, प्राइस यानी कि इंडेक्स लेवल डिवाइडेड बाय मल्टीपल क्या चल रहा है, तो प्रॉफिट बताएगा ना फिर कि एक साल का प्रॉफिट कितना है, जिसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंडेक्स का लेवल आ जाता है। तो ये बता रहा है कि जो सारी कंपनीज है ना उसका जो एवरेज प्रॉफिट है ना वो तकरीबन 22,500 बन रहा है, इसी वजह से 1,80,000 की इसकी प्राइस है इस इंडेक्स की। तो अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि नेचुरल ग्रोथ होती है प्रॉफिट्स में, तो वैसे तो एवरेज है अराउंड 15 to 16%, किसी साल में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ होता है, किसी में कम होती है, लेकिन एवरेज है 15 to 16%। हम 12% लेते हैं। मैं आगे आपको ये पूरा शो भी करूँगा कि ये किस स्पीड से ग्रो होते हैं। तो अब आपने 4 साल के लिए ये जो आज का प्रॉफिट है ना इसको हर साल इंक्रीज करना है 12% से। तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 1.12, ये अगले साल का प्रॉफिट आ गया। फिर एक और साल आगे जाते हैं, फिर से 1.12 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक दफ़ा और करते हैं, और फिर चौथी दफ़ा करेंगे तो क्या नंबर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, 35,000 ले लेते हैं। यानी कि जो अगर आज एवरेज कंपनीज 22,500 कमा रही हैं तो कोई इसके अराउंड नंबर आ जाएगा 4 साल बाद। हो सकता है 33 हो सकता है 37 हो
हो सकता है पाथ जो है वो भी थोड़ा सा सेम ना हो जो हम सोच रहे हैं, हो सकता है पहले ज़्यादा बढ़ जाएं, फिर एक साल में सिर्फ 10% बढ़ें, लेकिन ये एक रफ एस्टिमेट है जो कि आपको हिस्ट्री भी बताती है और मैं अभी आपको शो भी करूँगा डिटेल। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है इंडेक्स का नंबर निकालने के लिए? 8 से क्यों करेंगे? 8 तो आज है ना। अगर मैं आपको ऐसी चीज़ें शो करूं कि आगे रिजर्व्स अगर अच्छे रहते हैं तो हमारे पी रेशो 12, 13, 14 तक जा सकते हैं, पहले भी गए हुए हैं। अभी मैंने आपको शो नहीं किया इसलिए आप 8 कह रहे हैं, बट अगर मैं शो करूं तो उस वक्त जो भी पी रेशो होगा, जो हमें सही लगता होगा, जो हमारी माइंड में बन रहा होगा, हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी आप 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लें, अभी मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करें। अब क्या नंबर आ रहा है? 4,25,000। इसके साथ साथ जो हमारा KSE 100 इंडेक्स है ना, उसके अंदर जो डिविडेंड्स आते हैं ना, वो भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। कंपनी की वैल्यू से डिविडेंड निकल जाता है क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है वो वैल्यू, लेकिन इंडेक्स में इंक्लूड होती है। वो कोई 2.5 से 3% की होती है साल की, क्योंकि सर सब कंपनीज तो नहीं देती ना डिविडेंड, तो इंडेक्स की एवरेज 3% होती है। तो 4 सालों में अगर 3% वहां से भी आए तो 12-13% और आ जाएगा इंडेक्स करने के लिए। तो इस तरीके से हम 450,000 और 500,000 के बीच में कहीं पहुंच जाते। अब ये इसका पाथ है। अब इस पाथ को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं और मेरी रिसर्च बताती है कि जो पाकिस्तान के स्टेट बैंक के रिजर्व्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक वो अच्छे होते हैं तो आपको जो है आपके पास LCs खोलने की अमाउंट भी होती है, रिजर्व्स अच्छे होते हैं तो डिवैल्यूएशन भी नहीं होती, प्रेशर नहीं होता, सही है, ग्रोथ भी हो रही होती है थोड़ी थोड़ी, और जब डिवैल्यूएशन नहीं होती तो फिर इन्फ्लेशन भी कंट्रोल्ड रहती है। और इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगी तो फिर क्या चीज़ नीचे आता है? हाँ, इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट रेट का तो आपको पता है ना, बैंक में पैसे रखने हैं या स्टॉक मार्केट में लगाने हैं, हमेशा वो कंपटीशन चल रहा होता है। तो जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं, ये पी रेशो को लोगों को कहते हैं कि अगर 8% 9% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है, कह रहा है मैं 1 लाख रुपए रखूंगा तो साल का 8,000 का प्रॉफिट आएगा, तो इससे बेहतर है मैं स्टॉक मार्केट में लगा देता हूँ, उधर मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो चीज़ें बैलेंस होती हैं। अब आपने इसमें देखें एक ट्रेंड है, आप रिजर्व्स का नंबर देखें और इंडेक्स का नंबर देखें। ये जो हमने पहला वाली एग्जांपल देखी थी ना, जब हम 1,000 से 15,000 गए थे, तो इसमें एक ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करें। रिजर्व चल रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, फिर एक टाइम होता है नीचे चले जाते हैं। जब तक वो नीचे नहीं जाते इंडेक्स भी इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि ग्रोथ भी आ रही होती है, इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ रहे होते हैं और पी रेशो ऊपर जा रहे होते हैं, लोगों को स्टॉक मार्केट अच्छी लग रही होती है। फिर जब रिजर्व नीचे आते हैं, फिर वो बस्ट साइकिल जिसको कहते हैं ना, रिजर्व कम हो गए, लोगों ने जो है ग्रोथ भी रुक गई, इन्फ्लेशन आ गई, इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए, सब ने जो है वो इन्वेस्टमेंट सेल कर दी। चलो हो सकता है एक दफ़ा ये कोरिलेशन जो है चल गया हो, दूसरी दफ़ा देखते हैं दूसरी दफ़ा क्या हुआ। तो ये दूसरी दफ़ा क्या हमारा डेटा है, ये एक तरह से मैं आपको वो सारे नंबर शो कर रहा हूँ जो कि सेकंड लेग ऑफ द बुल रन होता है, जो 7-8 साल का, ये उसके आखिर के 3-4 साल हैं। तो हम देख रहे हैं कि आखिर 3-4 सालों में क्या होता है। जैसे हमने वॉर वाली वीडियो में देखा था कि वॉर के पहले साल में क्या होता है, दूसरे साल में क्या होता है, तीसरे साल में क्या होता है। पहले महीने में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरे तीसरे महीने में भी रहती है, लेकिन 6 महीने बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। तो इसमें भी आप देखें रिजर्व बड़े और फिर, तो ये मेरे हिसाब से मेरी रिसर्च कहती है कि वो जो लोग कहते हैं ना कि टॉप पे एग्जिट करना है, तो टॉप पे एग्जिट करने का सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है। आप इसको अगर सही तरीके से थोड़ा फॉलो कर लेंगे तो आप वो जो बस्ट साइकिल होता है उससे भी बच सकते हैं। और जब तक इसमें आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ रिजर्व अच्छे हैं, तो पी रेशो इंक्रीज होने के, डीवैल्यूएशन ना होने के, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ऊपर नहीं जाने के, सारे के चांसेस अच्छे रहते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट की आउटलुक अच्छी रहती है। ये आई थिंक मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया।
कि रिजर्व्स नंबर 1 इंडिकेटर क्यों है। रिजर्व्स अच्छे, डिवैल्यूएशन नहीं होगी, और ज़्यादातर इन्फ्लेशन जो है वो आती है इसी चीज़ से। उसके अलावा अगर ऑयल की वजह से इन्फ्लेशन आए ना तो वो कंट्रोल्ड रहती है, लेकिन एक दफ़ा डॉलर इंक्रीज हो जाए फिर सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ये आप सबने अपनी लाइफ में भी देखा हो। कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, कंट्रोल्ड इंटरेस्ट रेट्स, और थोड़ी सी और टेक्निकल चीज़ जो आप लोगों ने अपनी लाइफ में शायद एक्सपीरियंस नहीं की हो, जब रिजर्व्स अच्छे होते हैं ना तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो हर मुल्कों को एक रेटिंग देते हैं कि इसको अगर कोई कर्जा दे रहा है तो उस कर्जे को वापस मिलने के क्या चांसेस हैं, ए कैटेगरी में है, बी में है, सी में है, वो अच्छी हो जाती है। अभी ये जो पिछले 3-4 सालों से क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि आपके रिजर्व्स बिल्ड हो रहे हैं, आपने अपने खर्चे कंट्रोल किए हुए हैं, इनफ्लो आउटफ्लो मेंटेन्ड है। तो जब ये आपके क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होती है तो आप बाहर के बैंकों से और जो यूरो बॉन्ड मार्केट जिधर से आपको डॉलर के लोन्स मिलते हैं वो आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो अगर हम अपने बुल मार्केट को 2 फेजेस में डिवाइड करें तो जो फर्स्ट फेज होता है वो होता है रिजर्व बिल्डअप, और वो आता है थोड़ा सा इंपोर्ट कंट्रोल करके, आईएमएफ की तरफ से डॉलर्स आते हैं, वर्ल्ड बैंक की तरफ से आते हैं, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आता है आप अच्छे रिजर्व लेवल पे पहुंच जाते हैं, आपकी रेटिंग अच्छी हो जाती है, आपका आईएमएफ प्रोग्राम अगर ख़त्म भी हो जाए तो भी आपको 4-5 बिलियन डॉलर कमर्शियल मार्केट से अच्छे इंटरेस्ट रेट पे मिल जाते हैं, और फिर आपको हर साल 5-5 बिलियन डॉलर अपने रिजर्व इंक्रीज करने भी नहीं होते, आपको उसको मेंटेन करना होता है या थोड़ा सा इंक्रीज करना होता है। तो वो जो एडिशनल 5 बिलियन डॉलर्स होते हैं वो आप यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ में, उससे आपकी इंपोर्ट्स खोलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग अगर आपको कभी कहें ना कि अभी तो आपको वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से 3-3, 4-4 बिलियन डॉलर मिल रहे हैं, जब ये प्लान ख़त्म हो गया फिर कहाँ से आएंगे ये, फिर तो रिजर्व नीचे आ जाएंगे। तो आप उनको बताएं जब रिजर्व बिल्डअप हो जाते हैं तो फिर क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो जाती है और न्यू बोरोअर्स जो है वो मार्केट में आ जाते हैं, जिसकी कुछ रिफ्लेक्शन हम ऑलरेडी देखने लग गए हैं। एक हमने पांडा बॉन्ड किया है चाइना मार्केट से, और दूसरा यूरो बॉन्ड जिसको नाम दिया गया था, अगर उसको कमर्शियल बोरिंग भी समझें तो आपको अब लोग डॉलर्स के लोन देने को रेडी हैं। तो जो जो आपने कर्जे जिस साल में जितने भी वापस करने होते हैं आपको उसकी एक अच्छी अमाउंट मिल भी जाती है, जो कि एक नॉर्मल कंपनी में होता है। कंपनीज चलती हैं लोन्स पे, जब किसी को देने होते हैं तो उनकी बैलेंस शीट अच्छी होती है, किसी और बैंक से लोन ले लेते हैं। इसी तरीके से जब मुल्क की बैलेंस शीट अच्छी होती है, रिजर्व अच्छे होते हैं, तो रीपेमेंट कोई मसला नहीं होता, वो एक न्यू लोन जो है वो लिया जा सकता है। अब ये मैंने जो आपको शुरू में बताया था कि हर साल जो प्रॉफिट ग्रोथ हो रही होती है ना कंपनीज में, ये उसका पिछले तकरीबन 20 साल का डेटा है। एक चीज़ इसमें मैंने नोटिस की कि प्रॉफिट ग्रोथ जो है जिस टाइम पे डॉलर थोड़ा सा स्टेबल होता है एवरेज से हल्की सी कम होती है, क्योंकि हमारी जो कंपनीज हैं काफ़ी ज़्यादा, एक तो उनके रेवेन्यूज़ डॉलर से लिंक्ड हैं और वो प्राइस भी इंक्रीज़ करते हैं जब डॉलर लेट से उसकी प्राइस बढ़ती है। तो उन सालों में जिसमें डीवैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा होती है, आप देखेंगे कि अगले कुछ सालों में प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज़ होती है। तो जो एवरेज 15-16% है ना, इसी वजह से मैंने आपको कहा था 12% आप यूज़ करो, क्योंकि जो सेकंड लेग ऑफ बुल मार्केट है उस पर डॉलर थोड़ा सा स्टेबल होता है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 2-3% एवरेज से कम होती है। तो हमने वो जो चीज़ हमें डेटा शो कर रहा है उसको अपनी कैलकुलेशन में इनबिल्ट कर लिया। हम अगर 15 के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं ना हर साल प्रॉफिट ग्रोथ, तो शायद 5.5 लाख पे पहुंच जाते। तो हमने जो चीज़ होती है जैसे होती है, जिस साइकिल में पहले होती है, 2 दफ़ा हो चुकी है, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन की। साइट पे कुछ कमेंट्स लिखे हुए हैं जो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। जो सेकंड लेग ऑफ बुल मार्केट होता है जो लास्ट 3-4 इयर्स, और ये सब हम अज्यूम कर रहे हैं कि फिर से बस साइकिल आ जाएगा। हो सकता है ना आए, हो सकता है कुछ वाकई में अच्छा जो है सस्टेनेबल रिफॉर्म्स हो जाएं। आजकल जैसे जियो पॉलिटिक्स चल रही है उस वजह से कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, वो सब इससे अलग है, उसमें हमने ऐसा कुछ अज्यूम नहीं किया। सिर्फ एक जो नॉर्मल बूम बस्ट साइकिल होता है पाकिस्तान का, उसके हिसाब से ही हमने देखा कि सेकेंड लेग में जो प्रॉफिट ग्रोथ होती है उसके हिसाब से
हमने 12 पी रेशो दिया, अगेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्ड किया। पी रेशो देखें जो कॉलम में लिखा हुआ है, 15,000 पे 13-14 तक चला गया था। जब हम 15,000 पे गए थे ना, उस वक्त पी रेशो 15 के करीब, 14 के करीब था। फिर जो अगला साइकिल था उसके अंदर जो हमारा मैक्स पी रेशो था, इसको अगर हम देखें 49,000 पे 12.6 था और 53 तक गया था ना, तो ये भी 14 बन जाता है। हमने कहा नहीं, हम 14 के हिसाब से प्लानिंग नहीं करते। हमारे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम कंजर्वेटिव रहेंगे, प्रॉफिट में भी कंजर्वेटिव रहेंगे, पी रेशो में भी कंजर्वेटिव रहेंगे। हो गया तो ठीक है, अगर 15 हो गया तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम 12 के हिसाब से सोचेंगे। आई थिंक बाकी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी इस पर कॉमेंट कर दिया, डिविडेंड्स वाली चीज़ और बूम बस साइकिल वाली चीज़। तो ये आप कभी भी आपके माइंड में आया कि मैंने अपनी कैलकुलेशन में 12%, 13% एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ जो है अज्यूम किया था, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? मुझे ऐसी कोई कह के चला गया था, मैंने इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर ली उसके हिसाब से। तो आप ये पुराना डेटा जो है इसको रिव्यू कर सकते हैं। हर साल नहीं होगा 12, कभी 20 भी होगा, कभी 5 भी होगा। अभी जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है उसके आजकल रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे उसके अंदर भी 13% की एवरेज बन रही है अभी तक, क्योंकि बड़ी कंपनीज़ के काफ़ी रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो ये जो FY26 ख़त्म हुआ है, इसके अंदर भी प्रॉफिट ग्रोथ जो है 13% के आसपास है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा आप देखें 30 सेकेंड्स, फिर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। अच्छा, तो ये ग्राफ है पिछले ऑलमोस्ट 25 साल, हर साल स्टॉक मार्केट ने कितना प्रॉफिट दिया। तो हम फोकस करते हैं उन सालों पे जिसमें बुल मार्केट चल रही थी, यानी कि शुरू से लेके 2007 तक और फिर 2010 से लेके 17 तक या 16 तक। आप सोचते होंगे 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर 10 टाइम्स हो रही है स्टॉक मार्केट, सही प्रॉफिट आता होगा हर साल, जब भी लगा दो पैसे फ़ायदा ही होगा। लेकिन देखें इसके अंदर भी हर 7 ईयर पीरियड जो है जिसमें पूरा बुल मार्केट होता है, उसमें 2 साल हैं जिसमें या तो ज़ीरो प्रॉफिट आया है या फिर नेगेटिव भी आया है। तो अगर बीच में कोई एक साल आ भी जाए जिसमें नहीं हुआ प्रॉफिट, तो इसका यह मतलब नहीं होता बुल मार्केट फ्रेमवर्क ख़त्म हो गया। दुनिया में कभी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो जाते हैं जिनका इम्पैक्ट ऐसा होता है कि उसको सेटल डाउन होने में साल लग जाता है। 2001 में भी वही हुआ था, 9/11 में। तो इस वजह से कभी ईयर एंड पे मार्केट थोड़ी ऊपर गई होती है, साइडवेज हो जाती है, तो कभी कभी ऐसा साल भी बीच में आ जाएगा जिसमें आपको लगेगा कि इस साल में इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आया, या -2 हो गया, +2 हो गया। तो आप फिर से सोचोगे कि सारी कैलकुलेशन तो सही थी, तो मुझे तो हर साल एवरेज, अच्छा ये जो एवरेज होता है ना पूरा 10 टाइम्स इन 8 ईयर्स या 11 टाइम्स इन 8 ईयर्स, ये कोई 35% बनता है एक साल का। आप सोचोगे मैं तो 35 के एवरेज के हिसाब से एक्सपेक्ट करा था, तो चलो 35 नहीं 25 तो आना चाहिए था ना। अब ये साइडवेज वाला साल आ गया तो मेरी वर्किंग ही गलत है सारी। तो ये फिर आपको डेटा शो करेगा कि इफ़ द नंबर्स आर गुड, रिजर्व्स आर गुड, वैल्यूएशन बहुत ऊपर नहीं गई और सारी चीज़ें ठीक हैं, तो ऐसे साल भी आते हैं। 2 भी आ सकते हैं, 8 में से 2 भी हो सकते हैं। और अभी हमारा पहला हुआ है, ये 4 साल हुआ ना हमें तकरीबन, 2023 से लेके आज तक जो बुल रन चल रहा है, तो उसमें ये जो पिछले 7-8 महीने से साइडवेज फेस चल रहा है, हो सकता है ये वो वाला साल हो, लेकिन ये तो पार्ट है इसका। अगर आपने इसमें आके इन्वेस्ट करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 आधा 2 साल साइडवेज वाले भी आएंगे। वो कब आएंगे वो किसी को नहीं पता होता, लेकिन आएंगे और आपको टेस्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। आपने प्रिपेयर रहना है, नंबर्स अपने चेक करते रहना है। फिर कुछ की रिस्क्स जब मैंने एनालिसिस की तो ज़ाहिर है मैंने सोचा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, जिसका डैशबोर्ड बनाना चाहिए। 3 वर्सेस 1 पॉलिटिक्स वाली चीज़ किस किस को पता है, जो मैं बताता रहता हूँ कि 4 इंपॉर्टेंट फोर्सेस होती हैं और 3 वर्सेस 1 जो है वो स्टेबल होता है। हैंड रेस करके बताएं
अभी लगता है आपको और पॉडकास्ट सुनने की ज़रूरत है थोड़ी और। तो खैर, लोकल पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जैसे बताते हैं कि उसके अंदर अगर कोई बहुत बड़ा चेंज आता है तो वो भी एक इंडिकेटर होता है। मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, कोई भी सिटिंग गवर्नमेंट को अगर पता चल जाए ना कि अब हमारी नेक्स्ट गवर्नमेंट आने के चांसेस कम है, तो वो अपने लोगों को खुश करने के लिए और शायद अगले वाले को प्रॉब्लम देने के लिए इंपोर्ट्स खोल देते हैं, रिजर्व्स कम कर देते हैं, इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो है वो बस्ट साइकिल आ जाता है। बट अभी इसके मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, मतलब इसको आउट ऑफ 10 मैं रिस्क को 2 दूंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी फॉलो करना चाहिए। रेमिटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वो एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो आपने अगर अपने रिजर्व्स मेंटेन करने हैं, इंपोर्ट सही तरीके से करने हैं, इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो वहाँ से जो डॉलर्स आते हैं वो सही रहने चाहिए। इस क्राइसिस में एक था कि मिडल ईस्ट से, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट 65% रेमिटेंसेस आते हैं या 60% आते हैं, तो अगर वहाँ की इकोनॉमी में कोई 3-4 साल डैमेज हो गया तो रेमिटेंसेस कम हो सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी है, मैं इसको मॉनिटर करता रहता हूँ, लेकिन जो चीज़ आपको हर महीने पे जिसका नंबर मिल रहा हो ना, उसके अंदर 2-3 साल बाद की प्रेडिक्शन करने का खास फायदा नहीं होता। तो रेमिटेंसेस के नंबर जब हर महीने आ रहे होते हैं और उसमें आप अगर उसको क्रिटिकली एनालाइज करते रहें, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अगर किसी की जॉब लॉस वहाँ पे हो भी रही है तो नए लोग भी तो जा रहे हैं ना। बहुत दफ़ा आप सिर्फ एक चीज़ सोच लेते हो, दूसरी चीज़ जो उसको बैलेंस करती है वो कहते हैं वो तो मैंने सोचा ही नहीं, इतना बड़ा फैसला ले लिया। तो जिस चीज़ में, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री के महीने के नंबर आ रहे हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के महीने के नंबर आ रहे हैं, रेमिटेंसेस के नंबर आ रहे हैं महीने के, तो उनको भी बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि वो आपको ऑन ग्राउंड सिचुएशन बता रहे हैं। आप अपने रिस्क जो है वो माइंड में रखें, लेकिन अपनी डिसीजन मेकिंग में डेटा को भी इन्वॉल्व करें। तो इसके लिए जो स्टेट बैंक है, सबकी गाइडेंस काफ़ी पॉजिटिव है, अगले साल भी रेमिटेंसेस ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और इसको आप नंबर्स के साथ जो है वो फॉलो करते रहें। तो ये दूसरा रिस्क जो है, इसको भी फॉलो करने का बड़ा आसान तरीका, महीने का नंबर खुद ही आ जाता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अमेरिका की भी तो बहुत इंपॉर्टेंस है ना पूरी दुनिया में, तो वहाँ भी जब कोई चेंज होता है प्रेसिडेंसी में, नया बंदा आता है, उसकी अपनी थोड़ी पॉलिसीज़ हो सकता है चेंज हो, कभी नहीं भी होती, बट एक होता है कि एक नया प्रेसिडेंट आएगा, सारी रिलेशनशिप्स फिर से रीबैलेंस होंगी, उसमें कहीं पाकिस्तान का नुकसान ना हो जाए। कभी फ़ायदा भी होता है, कभी नुकसान भी हो जाता है। तो उसमें भी अभी ऑलमोस्ट 2.5 साल हैं, तो कैंपेन चलने में भी तकरीबन 2 साल हैं। उधर आउटलुक भी जो है ठीक है। और आखिरी, आप लोग सब सोचते हो ऑयल प्राइसेस, लेकिन जैसे मैंने अपनी ऑयल शॉक वाली वीडियो में भी बताया कि शुरू में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, 2-3 महीने बाद ट्रेड रूट्स, सप्लाई रूट्स, प्रोडक्शन जो इस्तेमाल करता होता है ऑयल महंगा होने की वजह से कम कर देता है। और अब तो ईवीज़ इतनी आ गई हैं दुनिया में, तो पहले तो ये भी नहीं होता था कि अगर पेट्रोल तो इस्तेमाल करना ही था पहले, अब डीजल सिर्फ इस्तेमाल करना होता है, पेट्रोल के तो बहुत ऑल्टरनेटिव्स आ चुके हैं। तो शायद इसी वजह से इतना बड़ा क्राइसिस, जैसे आपने सुना होगा 15% ऑफ ऑयल सप्लाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है, लेकिन आज भी देखें ऑयल प्राइसेस मैनेजेबल लेवल पे हैं, क्योंकि लोग एडजस्ट कर देते हैं, ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, डिमांड डिस्ट्रक्शन हो जाती है और चीज़ें यूज टू हो जाती हैं। तो ऑयल शॉक वाली वीडियो में जैसे बताया था कि 6 महीने बाद जो है, और पूरी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट भी देखें, रशिया भी बहुत बड़ा ऑयल का प्रोड्यूसर था, उस पर जब सैंक्शंस लगे तो इनिशियली तो बहुत पैनिक मचती है, लेकिन 6 महीने में फिर $90-100 एक प्राइस सेट हो जाती है, जिसके बियॉन्ड जो है दुनिया की इकोनॉमी जो है ना थोड़ी उसको हर्ट फील होने लग जाता है। तो चाइना भी फिर जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर इस क्राइसिस में कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं भी होता, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है ये सोचें कि ये क्राइसिस चलता रहेगा, ऑयल प्राइसेस ने तो 200 पे जाना ही जाना है और अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। रशिया यूक्रेन की वॉर भी आज तक चल रही है और प्राइसेस जो हैं वो नॉर्मलाइज्ड हैं। तो इस हिसाब से मेरी एनालिसिस कहती है कि ऑयल प्राइसेस इज़ जस्ट अ टाइमिंग थिंग। हो सकता है 3-4 महीने और हाई रहें
अल्टीमेटली जो पूरी ग्लोबल सप्लाई और डिमांड चल रही है ना, उससे प्राइसेस ने नीचे ही आना है। तो अगर 6 महीने 1 साल बाद भी ये सिचुएशन रिजॉल्व होती है तो बहुत तेज़ी से प्राइसेस जो है ना वो नीचे आ सकती हैं। ओपेक की प्रोडक्शन लेवल्स देख लें आप, दूसरी चीज़ें देख लें, बहुत चीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मैं आपको बताऊंगा, टाइम भी एक्स्ट्रा लगेगा। और क्विक ये है कि ग्लोबल आउटलुक जो है ऑयल प्राइसेस की वो डाउनवर्ड ज़्यादा है, सिर्फ ये एक रिस्क प्रीमियम चल रहा है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। तो अब करना क्या है, पहले तो बताएं सब कुछ समझ आया, कोई स्टेप ऐसा तो नहीं था कि ये मेरा मिस हो गया, ये वाली कैलकुलेशन जो है ना मेरी मिस हो गई, इस पर मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, हाथ खड़ा करके बताएं कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलें सही है, तो चलें अब इसको आपके प्लान में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको मैंने समझ लिया, आगे जाके मैं फिर से देखूंगा, सारे नंबर्स रिव्यू करूंगा, अपनी भी रिसर्च करूंगा, अगर मेरा माइंड बना हाँ बात तो ठीक लग रही है तो करूंगा। फिर करना क्या है, तो बिल्ड कन्विक्शन। इस वजह से इन्वेस्टमेंट मत करें कि 180 या 200 हो गया तो मैंने 20 लाख लगाए थे, 3 लाख 2 लाख का प्रॉफिट हो गया फिर मैं सेल कर दूंगा। इस पूरी आउटलुक में अगर बिलीव करते हैं तो 3-4 साल के लिए एक प्लान बनाएं और फिर उसमें करें कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मेजर करने का एक तरीका अपनी आदत बना लें। रिज़र्व का नंबर हर हफ्ते आता है, रेमिटेंसेस का नंबर हर महीने आता है, इंटरेस्ट रेट का भी आपको पता ही होगा जो भी लोग थोड़ा सा फॉलो करते हैं। और फिर सोच के कि मेरे पास टोटल सेविंग अगर लेट से 50 लाख है तो मेरी पर्सनैलिटी क्या कहती है, मैं 15 लाख 20 लाख 25 लाख, कुछ लोग कहेंगे 30 लाख, उसको ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। अगर टाइम नहीं लगाना तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग करता हूँ, टाइम लगाना है तो फिर मैं कंपनीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ लेता हूँ, मेजर पोर्शन ब्लू चिप कंपनीज़ में डाल लूँगा, कुछ अपनी भी रिसर्च करके छोटी मोटी एक्टिविटी करता रहूँगा। और फिर आखिर में एक्शन ज़रूर ले लीगा, भले स्मॉल अमाउंट से लें, जितनी कन्विक्शन है उसके हिसाब से। बहुत ज़्यादा लोग एनालिसिस पैरालिसिस में पड़ जाते हैं, एंड में एक्शन नहीं लेते। वैसे तो आप लोगों ने सबने जिनसे बाहर बात हुई है, अकाउंट तो सबने खुलवा लिया है, इन्वेस्टमेंट भी सबने कर लिया है, बहुत सारे लोगों ने तो प्रॉफिट भी कर लिया है, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं तो इसको भी माइंड में रखिएगा, एनालिसिस के बाद एक्शन भी लेना होता है। एक बड़ा मैं कोट बताता हूँ एरिस्टोटल का, द पर्पस ऑफ गैदरिंग नॉलेज इज टू टेक एक्शन, मेयरली गैदरिंग नॉलेज सर्व्स नो पर्पस। आप लोग आज यहाँ आए भी हैं, सारी बातें सुनी भी हैं, अगर अग्रीमेंट हो रहा है थोड़ा बहुत, बाद में जाके उसको चेक करेंगे तो फिर एक्शन भी ले लीगा और फिर आगे जो फॉलो होगा उसको करते रहेगा। आखिर में फिर से डिस्क्लेमर, ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है जिसमें मैंने पिछले 2-3 महीने काम किया है, ताकि अगले 2-3 साल में क्या होगा उसमें मैं हैफ हैजर्ड वे में डिसीजंस ना लूँ। कुछ मेजर होगा तो मैं उसको रिव्यू करूँगा, लेकिन मेरे पास एक फाउंडेशन है, ये मैंने अपने सामने एक जो है सिस्टम बना लिया, इसके अंदर मैं चीज़ देखूंगा, कुछ मूव हो रहा है मैं भी अपने सिस्टम को एडजस्ट करूंगा। तो मैंने अपना एक पूरा प्लान बना लिया और मैंने कहा आज फाइनेंशियल फ्रीडम मूवमेंट कराची के फाइनेंशियल कैपिटल में आई है तो अपनी ये इम्पोर्टेंट रिसर्च जो है आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू वेरी मच।